हाँ, तो जवाब से भी लोग बांध रहे हैं। ये इतना डर किस चीज का? सवाल से डर, डरवरेजी से डर, या फिर किस चीज से डर, या सच से डर? ये बात, यही तो खूबसूरती है संसद की, यही तो खूबसूरती है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, बाल बुद्धि शब्द को असंसदीय कह दिया गया, तो अबोध का मैंने बाकायदा व्याकरण सम्मत उत्तर दिया सदन के पटल पे। बोध का अर्थ होता है ज्ञान होना, नॉलेज, और उसमें आप प्रत्यय लगा दे तो जिसको ज्ञान नहीं है, तो जिसको ज्ञान नहीं है वो अबोध हुआ। और उस अबोध होने का प्रमाण क्या था कि जिसे ये ना पता हो कि मीडिया रिपोर्ट सब नहीं, पर 55 साल के हैं बालक, क्यों कह रहे हैं? ये ना पता हो कि सब्सटेंस क्या माना जाता है। आप सुनिए, अब सुनिए पूरी बात बता रहे हैं। और मैंने क्यों वो भी बोला, बालक भी क्यों बोला, जो नड्डा जी ने बोला। मैंने क्या कहा? ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। कोई ये कह दे कि मैं सारा ज्ञानी हो गया हूं तो वो मूर्ख है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। जरूरी नहीं कि अज्ञानी बालक ही होगा, आदमी बहुत उम्र दराज होकर भी अज्ञानी हो सकता है, क्योंकि अज्ञान की कोई आयु नहीं होती, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। बाकी दर्शक अपने आप तय कर सकते हैं कि आयु में खड़े होकर सुखदेव भगत जी वह या किस उम्र की समझ रखता है। सुखदेव भगत जी, मैंने कहा, मैं उनके राजनीतिक संस्कार पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यहां पर तक्षशिला को लोग बिहार में ले आते हैं, 650 करोड़ की जनसंख्या भारत की बतला देते हैं। अबोध बालक पर आप क्या कहते हैं? क्या वो टिप्पणी गलत थी? और बैठा देते हैं। मैं याद दिला रहा हूं, मैं याद दिला रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे कैसे शब्द का प्रयोग किए हैं, उनकी जानकारी क्या थी मैं भी बता दो। तो वो जब बादल हो जाता है रडार के बारे में बता देते हैं, नाली से गैस निकाल देते हैं, ये भी मैं बता देता हूं। नहीं, पर अबोध बालक आपको लगता है, आप कांग्रेस की नाराजगी है, क्या आपको लगता है यह शब्द उचित नहीं था? क्या उन्हें लगता है कि बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है? क्या राजनीतिक संस्कार ये कहते हैं क्या? मुझे लगता है, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक मर्यादा भी समझती है, राजनीतिक बातों को भी जानती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, लगातार क्या मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी अगर कह सकते हैं, इनके मुख्यमंत्री कह सकते हैं, मुस्लिमों से इतना तंग करो, 4 रुपये दो, 5 रुपया भाड़ा बनता है। अगर कोई जातिगत बातें करते हैं तो ये तो उनके संवैधानिक पद पर रहने वाले संविधान के उनके लोग। वैसे तो आपके एक सिटिंग सीएम ने बोला है कांग्रेस मुसलमानों के लिए है और मुसलमान कांग्रेस के लिए है, रेवंत रेड्डी ने। ओके, हाँ, देखिए सुखदेव जी, हेमंता विश्व शर्मा जी ने कहा कि मियां मुसलमान आसाम में उन मुसलमानों को कहते हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं। अब आपका दिल धड़कता है उनके लिए तो बड़ी गंभीरता की बात है। क्यों? वो स्वाभाविक है। आप सबसे बड़ी जीत 2024 में कहां पाए थे? असम की धुबरी सीट पे आपके रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते थे, और धुबरी बरपेटा का इलाका वो है असम का इलाका जहां सबसे भारी डेमोग्राफिक परिवर्तन हुआ है। आप दिल खंडित करके कुछ लोगों के लिए धड़कता है। अपने टर्न पे बोले। आपके दिल धड़कने के मैं प्रमाण देता हूं, सब प्रमाण। पहली बात, आप सबसे बड़ी जीत कहां से पाते हैं, किस जगह पाते हैं? वो सीट जहां पर की बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से सबसे बड़ा जनसंख्या का परिवर्तन हुआ, उस धुबरी सीट पे आप 10,25,000 से जीतते हैं। दूसरा, आपने हरियाणा में सबसे बड़ी जीत कहां पाई? ममन खां 98,000 से जीते, हुड्डा जी 70,000 से जीते, ममन खां 80,000 से जीते। और आपका दिल क्या धड़कता है? जब सत्ता में रहते हैं तो मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, मनमोहन सिंह कहते हैं। और जब राज्य की सत्ता में आ जाते हैं तो रेवंत रेड्डी कहते हैं कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। उसके बाद आप कहते हैं आप सबकी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है देश की जनता को पुनः अबोध नहीं समझना चाहिए। देश की जनता का बोधगम्य बहुत उत्तम स्तर का है। देश की जनता का बोध बहुत उत्तम स्तर का है महोदय। इसलिए आप ये मत समझिए कि इस रंग की बातों से। इसीलिए मैं और आपको एक और बात कह दूं, अमित जी, आज प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही कि मोदी की कब्र ये क्यों खोदना चाहते थे। उन्होंने बहुत से कारण गिनाए कि पूर्वोत्तर में जो गोली और बंदूक का दौर था वहां से शांति और विकास का दौर आ गया, इसलिए मोदी की कब्र खोदनी थी, धारा 370 वगैरह वगैरह। मगर एक बात मैं पुनः कह दूं, आपके टीवी शो पे मैं कह भी चुका हूं, मोदी जी को गाली देने में भी भाई साहब आप लोगों की दाद देनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी कि आप लोग अपने वोट बैंक का पूरा ध्यान रखते हैं। आपने ये कहा कि मोदी की कब्र खुदेगी, जबकि हिंदू धर्म में कब्र नहीं खुदती है, भस्म होते हैं।
हिंदू धर्म में कहा जाता किसी को नाराज हो जाओगे जाओ भस्म हो जाओगे, मगर यह नहीं कहा कि मोदी भस्म हो जाएंगे। मोदी की कब्र खुदेगी, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। साहब ये मानना पड़ेगा कि मोदी जी के प्रति नफरत के समय सुखदेव भगत तराजू में तौल के बयान देते हैं कि आपके वोट बैंक को अच्छा लगे। ओके, देखिए सुधांशु जी काफी ज्ञानी पुरुष हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन वह हिंदी में एक शब्द आता है शब्दार्थ और भावार्थ। कब्र खुदेगी वाली बात में एक राजनीतिक रूप से अगर किन्हीं का पराभव होता है तो ये भावार्थ था, ये शब्दार्थ नहीं था। लेकिन अगर मैं समझता हूं कि ये अगर भस्म और कब्र में भी बांट रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये तो कहीं किसी भी चीजों को कैसे या तो किसी जाति में बांट सकते हैं, कैसे हिंदू मुस्लिम बांट सकते हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी सुधांशु जी से बेहतर कौन समझ सकता है। यही 80-20 के बात भी यही करते थे, कपड़े से पहचानो जो यही करते थे। मैं तो आज भी करूंगा जो भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं उसमें ये इस प्रकार डिवीजन की बात करते हैं। भगत साहब, सुखदेव भगत, संकेत नहीं है सुखदेव भगत जी, लेकिन मोदी की कब्र खोदनी क्यों है? मैं सुन रहा हूं। रवनीत बिट्टू को गद्दार कहना ही क्यों है? ये मतलब रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा, वीडियो में कैच हुआ। मोदी की कब्र खुदेगी एक बार ही नहीं कई बार हो चुका है, मतलब कब्र खोदनी क्यों है मोदी की? सिंपल से बात है, कोई भी अगर लोग आत्मरक्षा के लिए भी ना, एक हमारे प्रावधान का आत्मरक्षा के लिए भी लोग गोली चलाते हैं। आप किसी को इंस्टिगेट करोगे, प्रोवोक करोगे और ये करेंगे। हम लोग शालीनता से अपना धर पसंद करते हैं। आपको किसी को प्रोवोक करने की क्या आवश्यकता थी? क्यों इस प्रकार की बातें आप करेंगे? ओके, शालीनता है। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, सुखदेव भगत जी ने जो कहा मैं उनकी बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा शब्दार्थ और भावार्थ। अरे महोदय, इसमें भावार्थ, निहितार्थ और गूढ़ार्थ सब कुछ वही था जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। अगर दोनों शब्द समान थे तो एक ही शब्द का चयन क्यों हुआ? और मैं दर्शकों के लिए बता दूं अमीश जी, दोनों समान नहीं है। हमारे यहां भस्म होते हैं यानी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जहां कब्र बनती है वहां मास में कन्वर्ट होता है, जो ओल्ड एंड आउटडेटेड साइंस हो गई। 18th सेंचुरी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। अब आइंस्टीन की थ्योरी E=mc² आने के बाद अब मास एनर्जी कन्वर्जन होता है। दैट इज लेटेस्ट मोर साइंटिफिक थ्योरी। तो सर दोनों बराबर नहीं है, एक में एनर्जी मास कन्वर्जन है, एक में मास कन्वर्जन है, और अल्टीमेटली सब कुछ एनर्जी में चला जाता है। ये बिग बैंग ने भी बताया है। किसी दिन ये धरती भी सूर्य में समा जाती है, ब्लैक होल में चला जाता है। एवरीथिंग कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। इसलिए सुखदेव जी, हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के शब्दों को पढ़िए। और मैं एक बात और कह दूं, नरेंद्र मोदी की बड़ी स्टेटमेंट, चोरी इनका धंधा है। चोरी जिनका धंधा है उन्होंने गुजराती सरनेम भी चुरा लिया है। सुखदेव भगत, इस पर आपकी राय? देखिए, अभी सुधांशु जी जो हिंदू धर्म, हिंदू रीति, वो कह रहे हैं आपने कांग्रेस पार्टी ने गांधी सरनेम भी चुराया हुआ है। तो लगता है इतिहास पढ़ना चाहिए, परिस्थिति को जानना चाहिए, किस परिस्थिति में कौन कन्यादान किए, क्यों गांधी शब्द को लिया गया। मुझे लगता है कि इतिहास उनको जानकारी हो जानी चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। आप बताइए गांधी कैसे बने? जानेंगे तो इस प्रकार की चीजें आएगी। मैं आपको मौका दे रहा हूं, बताइए गांधी कैसे बने? हेलो, आपको पता है कि शादी के वक्त, कन्यादान के वक्त कैसे हुआ था? आप अतीत में जान जाए। दूसरी बात, मैं सुधांशु जी पे आ रहा हूं, जो क्षितिज जल गगन पवन समीरा, पर नेहरू जी ने कन्यादान किया होगा ना इंदिरा जी का? तो जिसके बारे में शब्दार्थ और भावार्थ की जो बात कर रहे थे, मुझे तो कंप्लीट कर लेने दीजिए ना। सुधांशु जी जिन बातों कहा, मैं शब्दार्थ भावार्थ उसके संदर्भ में कहा था जो कब्र खुदेगी वाली बात पे। उन्होंने राजनीतिक रूप से उन्होंने कहा था, कोई दैहिक रूप में उन्होंने नहीं कहा था।